वेलकम। आज हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब साइन की गई, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे और आईआर में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को बिगनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है, क्योंकि जब ये ट्रीटाई साइन की गई तो मुख्तलिफ स्टेट्स ने आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदे किए। तो बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल रिलेशन जो था ये तब शुरू हुआ और इसी को इसकी बुनियाद करार दिया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बेसिकली ये पेयर ऑफ ट्रीटाइज थी जो अक्टूबर में और मई 1648 में साइन की गई। इनमें एक ट्रीटी ऑफ म्यूनस्टर शामिल थी, ठीक है, और एक ट्रीटी ऑफ ओजनाबर्ग शामिल थी। ये बेसिकली वेस्टफेलिया एक इलाका है जो कि मौजूदा आप इस वक्त का जो जर्मनी है उसमें यह है। तो ये पूरे इलाके में दो शहर थे, एक था म्यूनस्टर और एक था ओजनाबर्ग। तो चूँकि ये इन दोनों शहरों में साइन की गई थी इसलिए उस हवाले से इनको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ म्यूनस्टर जो म्यूनस्टर में साइन की गई और ट्रीटी ऑफ ओजनाबर्ग जो ओजनाबर्ग में साइन की गई। तो ओवरऑल जो इलाका था वो वेस्टफेलिया का था, लिहाजा उसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है या पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है। तो बेसिकली ये 24 अक्टूबर और 15 मई 1648 को ये दोनों ट्रीटाइज साइन की गई थी। इसके अलावा एक और ट्रीटी है जिसे ट्रीटी ऑफ पायरेनीज कहा जाता है, ये 1659 में शामिल की गई, साइन की गई। तो बास ये कहते हैं कि ये भी बेसिकली पीस ऑफ वेस्टफेलिया में शामिल थी और बास कहते हैं कि ये नहीं थी। तो बेसिकली ये ट्रीटाइज साइन क्यों की गई थी, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से पीस ऑफ वेस्टफेलिया या ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया साइन करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो बेसिकली ये वार थी, ये जंग थी मज़हब की, रिलीजन की, ठीक है। उस वक़्त चूँकि ये होली रोमन अम्पायर था, क्रिश्चियनिटी प्रिवेल करती थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में फ़र्दर आगे फ़िरकाबंदी हो रही थी, ठीक है, जिसमें एक तो सबसे नंबर 1 कैथोलिक्स थे, ठीक है, जो डोमिनेट करते थे, और बाद में जो नए आ रहे थे वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों थे क्रिश्चियंस ही, लेकिन बीच में से दो नई लाइनें निकल आई, एक तो कैथोलिक्स जो पहले से थे और जो नए आए थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो बेसिकली ये जंग थी कैथोलिक्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट के दरमियान, ठीक है। तो 1648 में इस जंग को ख़त्म किया गया और ट्रीटाई साइन की गई। ये कौन कौन सी जंगें थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक तो इनमें 30 ईयर वार थी और एक इनमें 80 ईयर वार थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बेसिकली जो इसका निचोड़ अगर हम निकालें, समरी निकालें, तो इसमें ये निकलता है कि ये जो रूलर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि इसकी स्टेट का रिलीजन क्या होगा। इन ट्रीटाइज में बेसिकली ये डिसाइड किया गया था, ये मैं आपको फ्यूचर में भी आगे बताऊंगा। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स को इक्वल कहा गया, एक दूसरे के बराबर। ये नहीं है कि कैथोलिक्स पहले नंबर पे हैं और जो प्रोटेस्टेंट हैं या जो दूसरे हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। बेसिकली स्टेट की निगाह में या लॉ की निगाह में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, किसी को प्रोमिनेंट नहीं किया जाएगा, किसी को बड़ा नहीं देखा जाएगा। तो बेसिकली ये दो ट्रीटाइज जो थी इनको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है। अगर आप तीसरी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें फीचर्स क्या थे, क्या डिसाइड किया गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में या पीस ऑफ वेस्टफेलिया में। तो सबसे पहला इसका फीचर था प्रिंस रिलीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में इस बात को मान लिया गया कि कोई भी स्टेट है, ख्वाह वो फ्रांस है, जर्मनी है, चाहे वो नीदरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, या जो भी है, उसका जो प्रिंस होगा, उसका जो रिलीजन होगा, उसके मुताबिक वो स्टेट के अफेयर को चलाएगा। अगर कोई रूलर कैथोलिक है तो स्टेट का रिलीजन भी कैथोलिक ही होगा। अगर स्टेट का रूलर प्रोटेस्टेंट है तो बेसिकली पूरे स्टेट के जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट होंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कैथोलिक हूँ या वो हूँ, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल पहला तो ये तय हो गया कि प्रिंस रिलीजन, कि जो रिलीजन आपके रूलर का होगा, आपके प्रिंस का होगा, बेसिकली वही रिलीजन आपके लोगों का होगा, आपकी टेरिटरी का होगा। नंबर 2 इसमें क्या आता है कि क्रिश्चियंस लिविंग एज अ मिनॉरिटी। अब इसमें यह भी तय पा लिया गया कि कुछ ऐसी प्रिंसिपलिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। तो वहाँ का क्या, या कोई ऐसी स्टेट जिसमें कैथोलिक्स मेजॉरिटी में है और प्रोटेस्टेंट मिनॉरिटी में है, या जिसमें प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी में है और कैथोलिक्स मिनॉरिटी में है, तो उनका क्या। या आप ये देख लें कि अगर आपका रूलर प्रोटेस्टेंट है और आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी प्रोटेस्टेंट है, लेकिन बीच में कुछ कैथोलिक्स रहते हैं, तो वो क्या करें। तो इसमें यह तय पा लिया गया कि उनको आज़ादी होगी अपने मज़हब की। अगर कोई रूलर प्रोटेस्टेंट है
तो लाजमी बात है कि स्टेट का रिलीजन भी प्रोटेस्टेंट होगा। लेकिन अगर कुछ लोग एज अ माइनॉरिटी कैथोलिक्स रहते हैं तो उनको अपना रिलीजन एक्सरसाइज करने की आज़ादी होगी। उन पर ज़बरदस्ती या उन पर जबरन ये नहीं कहा जाएगा कि आप प्रोटेस्टेंट बने या ये करें। अगर वो एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं तो उनको ये गारंटी दी गई कि वो अपना रिलीजन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें एक्सेप्ट कर ली गई। उसके बाद तीसरा फीचर इसमें यह था कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड पहले होली रोमन एम्पायर के अंडर था। ठीक है, जो उसका एम्पीरियर होता था और होली रोमन एम्पायर का वही इसका सोवरन था। तो इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में स्विट्ज़रलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम कर लिया गया। इसकी जो इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी थी, उसको मान लिया गया। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में बुनियादी बेनिफिशरी जो थे वो फ्रांस थे और स्वीडन था। फ्रांस हमेशा से एक ताकत रहा, मतलब मिलिट्री लिहाज से भी, इकोनॉमिक लिहाज से भी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। तो बेसिकली फ्रांस और स्वीडन इसमें बेनिफिशरीज थे। किस तरह कि ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि 30 ईयर वार 40 ईयर वार जो हुई थी, इनमें ये फ्रांस और स्वीडन और मुख्तलिफ दूसरे स्टेट्स भी शामिल थे। तो इन वार्स के नतीजे में जो बाद में ट्रीटी साइन की गई उसमें फ़्रांस को फ़ायदा हुआ और स्वीडन को फ़ायदा हुआ। फ्रांस को किस लिहाज से फ़ायदा हुआ? फ्रांस ने बहुत सारे जो इलाके थे वो अपने कब्ज़े में ले लिए। कब्ज़े में तो नहीं कह सकते, मतलब लीगली उसके पास चले गए। कैसे? मतलब कौन कौन से इलाके? उनमें एक तो मेट्स था, टाउल था, वर्डन था, डिकापोले था और पिगनर था। ठीक है, इस तरह स्वीडन ने वेस्ट पोमरानिया, विस्मर और वर्डन ये जो इलाके थे वो उसके पास चले गए। इसके बाद छठे नंबर पर आता है कि बैरियर टू ट्रेड वर रिमूव्ड। कि जब जंगें हो रही थी, 30 ईयर वार हो रही थी, 80 ईयर वार हो रही थी, तो कंट्रीज़ ने, स्टेट्स ने आपस में ट्रेड करना बंद कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली वीकनेस हो रही थी, नुकसान हो रहा था। तो बेसिकली जो बैरियर टू ट्रेड था ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ने ख़त्म कर दिया। और 1648 के बाद या 1659 के बाद ट्रेड दोबारा शुरू हुई और इकोनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए। तो आगे इसमें आता है 30 ईयर वार। बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ने क्या ख़त्म किया? एक तो 30 ईयर वार ख़त्म की। ठीक है, ये 1618 टू 1648 तक थी। और दूसरी जो वार इसने ख़त्म की वो थी 80 ईयर वार, जो 80 साल तक रही। ये 1568 टू 1648 तक रही। ठीक है, तो ये डेट्स आप याद रखिए। तो 30 ईयर वार बेसिकली क्या थी, क्या वार इसने ख़त्म की थी? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो साइन की गई वो बेसिकली मजहबी जंगों के नतीजे में थी, जिसमें एक तरफ तो कैथोलिक्स थे और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में जो सबसे पहला फ़िरका आता है वो कैथोलिक्स का ही आता है। सबसे पहले कैथोलिक्स थे, बाद में मार्टिन लूथर का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद से मतलब प्रोटेस्टेंट बने। तो प्रोटेस्टेंट बेसिकली एक इस्लाही तारीख है जो कैथोलिक्स में से निकलती है। इनको आप कह लें ये थोड़ा एडवांस हैं और कैथोलिक्स कह लें ये थोड़े ट्रेडिशनल है। तो बेसिकली लड़ाई थी कैथोलिक्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट के दरमियान। ये एंड वाला पॉइंट आप देखें कि होली रोमन एम्पायर का जो एम्पीरियर था फर्डिनेंड III, ठीक है, वो ये चाहता था कि कैथोलिज़म जो है वो प्रिवेल करे, जो कैथोलिक्स हैं वो उसके सारे एम्पायर में चले जाएं, मतलब सारे के सारे जितने भी उसके एम्पायर में लोग रहते हैं वो कैथोलिक्स हो जाएं। जबकि बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी थे जिस तरह ये वाले प्रोटेस्टेंट लीग जो थी, नॉर्वे जैसे, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड है, स्वीडन है और कुछ दूसरे, ये प्रोटेस्टेंट थे ये होली रोमन एम्पायर का हिस्सा ही, लेकिन इनका रिलीजन क्या था? वो था प्रोटेस्टेंट। जबकि जो कैथोलिक लीग है इसमें फ्रांस शामिल था, इसमें जर्मनी शामिल था, इसमें बेल्जियम शामिल था, ये कैथोलिक्स थे। तो बेसिकली लड़ाई इन दोनों के दरमियान थी, कैथोलिक लीग के दरमियान और प्रोटेस्टेंट लीग के दरमियान। ठीक है, इसको बोलते हैं 30 ईयर वार, जो फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्वीडन और एक दो कुछ और हैं उनके दरमियान ये वार हुई थी। तो बेसिकली प्रिवेल ये करना चाहते थे कैथोलिज़म को, जबकि प्रोटेस्टेंट एक अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते थे, अपने आप को इस्लाही तारीख कहते थे। तो इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ये 30 ईयर वार शुरू तो मज़हब के नाम पर ही हुई थी, कैथोलिक्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट के दरमियान, लेकिन बाद में ये मतलब अल्टीमेटली ये इस बात पे चली गई कि यूरोप को कौन रूल करेगा, कि यूरोप पर किसकी इजारादारी होगी। लेकिन बेसिकली हम मतलब यही पाया जाता है कि ये बेसिकली मज़हबी लड़ाई थी। इसके अलावा इसको सेंट्रल यूरोप भी बोला जाता है, बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो 30 ईयर वार में 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त 1648 की बात हो रही है, तो इसमें पॉपुलेशन मतलब जो स्टेट्स की थी वो बहुत कम होती थी। तो अगर 8 मिलियन अफराद, मतलब 8 मिलियन बहुत एक बड़ी तादाद, अगर ये लोग ही उस वक्त मर जाएँ या कत्ल हो जाएँ तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
तो तकरीबन 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ इस 30 ईयर वार में हुई। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्या किया, 1648 में इस 30 ईयर वार को ख़त्म किया और पीस कायम किया। तो ये थी 30 ईयर वार। इसके बाद आती है 80 ईयर वार। 80 ईयर वार 1568 में शुरू हुई और 1648 में ख़त्म हुई। तो इसको बेसिकली डच रिवोल्ट कहा जाता है। डच रिवोल्ट का क्या मतलब है कि नीदरलैंड जो है ये एक यूरोप का हिस्सा है, आप जानते हैं नीदरलैंड। तो बेसिकली उस वक़्त मतलब 1568 टू 1648 इसमें बहुत सारे फर्दर प्रोविंसेस शामिल थे, बहुत सारी फर्दर स्टेट्स छोटे छोटे शामिल थी। तो उन्होंने रिवोल्ट किया स्पेन के ख़िलाफ़। स्पेन जैसे नीदरलैंड बेसिकली प्रोटेस्टेंट था और जो स्पेन था वो कैथोलिक था। तो स्पेन या होली रोमन एम्पायर ये चाहते थे कि कैथोलिज्म हो हर तरफ। जो नीदरलैंड के अंदर जो प्रोविंसेस थे वो ये नहीं चाहते थे, बल्कि वो प्रोटेस्टेंट थे, उनके रूलर भी वो प्रोटेस्टेंट ही चाहते थे। आप जानते हैं कि जब भी कोई एम्पायर होता है तो जो किंग होता है वो अपने स्टेट्स के दरमियान, अपने स्टेट्स में अपने गवर्नर्स या अपने जो रूलर्स होता है वो भेजता है। तो उसी वक्त जो रूलर था होली रोमन एम्पायर का, वो जब भी अपना गवर्नर भेजता नीदरलैंड में या इसमें जो फर्दर प्रोविंसेस थे, तो वो हमेशा कोई ना कोई कैथोलिक ही भेजता। जबकि लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि वो प्रोटेस्टेंट हो। तो बेसिकली ये एक रिवोल्ट था स्पेन के ख़िलाफ़, उस वक्त के इम्पीरियर के ख़िलाफ़, कि हम आपके साथ तामुन नहीं करते बल्कि हम प्रोटेस्टेंट हैं। बल्कि इसमें एक और भी थी, कार्वानिज़म भी था। मतलब पहले कैथोलिज़म आता है, उसके बाद प्रोटेस्टेंट है, और प्रोटेस्टेंट के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है, तो उसमें एक कार्वानिज़म भी आ जाता है। तो इनमें से कुछ वो भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, लेकिन कैथोलिक्स कोई भी नहीं था। तो बेसिकली ये एक रिवोल्ट था। तो ये नीचे मैंने लिखा है कि रिवोल्ट ऑफ 17 प्रोविंसेस ऑफ नीदरलैंड अगेंस्ट स्पेनिश किंग। तो ये जंग मतलब ये रिवोल्ट 1568 में शुरू हुआ और ये चलता जा रहा था। तो अगर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ना होती तो मे भी ये आगे चलता ही रहता। लेकिन 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्या किया कि इस 80 ईयर वार को ख़त्म किया और पीस कायम किया। ये मैप में आप देख सकते हैं कि होली रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये फ्रांस, किंगडम फ्रांस, ये हमेशा से एक अलग रहा, इसकी अपनी एक पावर, ये ताकत रही है, लेकिन ये था कैथोलिक्स ही। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये हिस्सा भी होली रोमन एम्पायर का हिस्सा ही था, क्योंकि ये बेसिकली कैथोलिज्म को ही हमेशा सपोर्ट करता था। लेकिन बेसिकली ये होली रोमन एम्पायर का हिस्सा कभी ना था, ये मतलब अलग ही था। तो ये होली रोमन एम्पायर था, इसमें ये सारी स्टेट्स शामिल थी, जर्मनी का पूरा इलाका इसमें शामिल था। जर्मन में तकरीबन ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है वेस्टफेलिया। आप अगर अभी गूगल मैप पे देखें तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें तकरीबन यहाँ पर आपको म्यूंस्टर मिलेगा, यहाँ पर तकरीबन ओजनाबर्ग मिलेगा। तो ये दो शहर थे जहाँ पर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को साइन किया गया। जो कैथोलिक्स थे उन्होंने म्यूंस्टर को चूज़ किया, कि जितने भी कैथोलिक्स लीडर थे, क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हो रही थी तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के साथ मिलने को भी तैयार नहीं थे कि वो एक जगह पर इकट्ठे हों। तो कैथोलिक्स ने कहा कि वो म्यूंस्टर जो इलाका शहर है यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और प्रोटेस्टेंट ने कहा कि वो ओजनाबर्ग में इकट्ठे होंगे। तो इस वजह से ये दो मुख्तलिफ शहरों में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को साइन किया गया। तो इसमें ये 80 ईयर वार शामिल थी, 30 ईयर वार शामिल थी। इसके जो ये इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स थे कि इनमें क्या क्या साइन किया गया। बेसिक इसका निचोड़ ये वाला है, ये जो सबसे पहला है कि प्रिंस रिलीजन होगा, कि जो प्रिंस होगा उसी का रिलीजन होगा, कोई किसी पर मतलब ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इसके बाद सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी। इसमें मतलब ये तस्लीम कर लिया गया कि हर स्टेट सोवरन है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी स्टेट पर प्रेशर डालेगा कि आप ये काम करें या ये काम ना करें, फलां करें, बल्कि अब हर स्टेट सोवरन होगी। सोवरेनिटी आप जानते हैं इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो इंटरनली तो स्टेट सोवरन अक्सर होती हैं, जबकि एक्सटर्नली मसाइल पैदा होते हैं। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई कि अब स्टेट पर कोई प्रेशर या दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा लीगल इक्वलिटी बिटवीन स्टेट्स। पहले क्या होता था कि जो स्टेट ज़्यादा पावरफुल थी, जो ज़्यादा ताकतवर थी, वो लाजमी बात है हमेशा वो दूसरे पर दबाव डालती हैं, प्रेशर डालती हैं। आज भी ऐसा होता है। मतलब अब ये ऐसा नहीं है कि इन पर अमल भी हुआ या ये भी हुआ, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बेसिकली साइन क्या किया गया, क्या क्या बातें थी वहाँ पर, और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी एप्लीकेबिलिटी दूसरी तरफ है। तो बेसिकली लीगल इक्वलिटी उस वक्त तस्लीम की गई कि अब स्टेट्स लीगल एक दूसरे के बराबर होगी, मसावी होंगी। और नंबर 3, नो इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर। ये मतलब ये था एक्सटर्नल सोवरेनिटी, और ये आ जाता है इंटरनल सोवरेनिटी, कि आप किसी दूसरी स्टेट में
इंटरवेन नहीं करेंगे उसके इंटरनल अफेयर में, जो स्टेट जैसे चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। तो बेसिकली ये था इन सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उम्मीद है कि आपको किसी हद तक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया समझ में आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।